हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आज बच्चों है सैटरडे और आज कुछ हम डिफरेंट करने वाले हैं फ्रॉम आवर रेगुलर एनसीईआरटी सीरीज। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम बोर्ड्स नज़दीक आ गए हैं हमारे, हम नवंबर में चल रहे हैं एंड प्रॉबेबली मार्च फरवरी में आप लोग सबसे बड़े टेस्ट जो आप अभी समझते हैं उसका सामना करने वाले हैं, दैट इज बोर्ड्स। बोर्ड से बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं, सो आई थॉट आई शुड मेक स्पेशली अ वीडियो फॉर यू गाइज जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। बोर्ड्स, दीज आर जस्ट रेगुलर एग्जाम्स इन योर लाइफ, डोंट टेक देम सो सीरियसली। एंड मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आने वाली पढ़ाई, ये जो आगे आपके पास 3-4 महीने बचे हैं, इसमें आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे प्रीवियस ईयर पढ़ने हैं, कितने घंटे देने हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इस सीरीज को, इस वाले सेशन को क्लास 11th के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तो उन्होंने भी देने हैं ना, थ्योरी एग्जाम देने हैं। तो आज हम थोड़ा सा नीट से डिफरेंट, बोर्ड से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी या फिर मैं बोलूँ स्कूल एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है। जब आप लोग नीट का इतने अच्छे से कर पा रहे हैं, नीट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो बोर्ड्स आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा मत डरा करो। एंड बिलीव मी बच्चों, आज आपको लग रहा है कि बोर्ड्स हैं, बट कल को आप देख के ये रियलाइज करोगे कि दोज वर द इजीएस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। यस, आज मुझे भी लगता है कि पहले बहुत डर लगता था, सब लोग एक एक टाबू सा बनाया हुआ था कि इस बच्चे ने 12th में बोर्ड्स देने हैं, 10th में बोर्ड्स देने हैं। एवरीवन वाज क्रिएटिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बट एग्जाम देने के बाद, स्पेसिफिकली रिजल्ट आने के बाद ऐसा लगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो ये एक ऐसा एग्जाम होने वाला है आपकी लाइफ में जिसमें आप अपनी उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स लेके जाएंगे। बिलीव मी गाइज, यू आर गोइंग टू गेट more than expected marks in these boards and they are going to be the most easiest exams of your life। सबसे easy exam आपको यही लगेंगे, बस तैयारी थोड़ी सी strategically, smartly हमने करनी है। तो आज मैं आपको कुछ steps बताऊंगी कि कैसे करनी है। So let us start with our amazing session जिसमें हम बात करेंगे how to prepare, what are the various tips to secure 95% और I should say 99 भी ले सकते हैं। आजकल कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, इजी उनके लिए जो मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं कि बिना मेहनत करे सीबीएसई आपको 100 में से 100 देगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट आजकल मैं थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट देख रही हूँ। पहले हमारे टाइम पे लैंग्वेज में मार्क्स नहीं आते थे, जैसे इंग्लिश होती थी, इंग्लिश में कभी किसी के 100 में से 100 नहीं आते थे। वो जो एस्से लिख के आते थे, लेटर लिख के आते थे, उसमें से 2-4 नंबर तो कट ही जाते थे। लैंग्वेज वॉज सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट। बट आजकल की जनरेशन में मैं देख रही हूँ, इवन इन लैंग्वेज दे आर गिविंग फुल मार्क्स। तो आपके लिए तो ये सिनेरियो और अच्छा हो गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज कि क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल शुड नो इज दैट व्हाट इज योर सिलेबस। पढ़ाई कहाँ से करनी है। नो डाउट आपके पास बुक्स है, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी होती है जो शायद आपके सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में कैसे होता है, जैसे एक टॉपिक है, मान लो मैग्नेटिज्म, जस्ट कोई रैंडम आप उठा लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, चैप्टर उठा लिया। इस चैप्टर में अब क्या क्या टॉपिक्स है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ऑफिशियल साइट से मिलेगा। जिस भी बोर्ड में आप बैठने वाले हो, सीबीएसई है या फिर कोई स्टेट बोर्ड है, उस बोर्ड की साइट पर जाकर अपने सिलेबस को क्या करना है, डाउनलोड करना है। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, इट इज दैट यू शुड नो योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। और ये सिलेबस कैसे पता करेंगे, ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करेंगे। और बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि पीडीएफ रख ली है ना, फोन में देख लेंगे, लैपटॉप में देख लेंगे। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि ऑलवेज कैरी हार्ड कॉपी ऑफ योर सिलेबस विद यू, ताकि आप उसमें अंडरलाइन कर पाएं कि हाँ मेरा इतना पार्ट हो गया है, इतना अभी बचा है। तो सबसे पहले आप ये इकट्ठा कीजिए कि आपका सिलेबस क्या है, उसकी एक हार्ड कॉपी सबके पास होनी चाहिए। द बेस्ट वे इज पेस्ट योर हार्ड कॉपी इन फ्रंट ऑफ यू, अपने स्टडी टेबल पे सामने लगा कर रखिए। और जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं उनको टिक कर दिया। जो टॉपिक्स आप डरते हैं, जिससे डिफिकल्ट लगता है, उन पे एक अलग कलर से हाईलाइट कर दिया, सो दैट आपको क्लियर रहे कि मैंने कितना कर लिया और कितना और करना है। तभी तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनेगी। ठीक है, सो वन थिंग इज टू नो योर सिलेबस, फ्रॉम वेयर यू हैव व्हाट you have to study। अब आते हैं from where you have to study. You should also know your resources. Resources का मतलब है
किस किताब से पढ़ेंगे? किताबें तो बहुत हैं, ऑथर्स भी बहुत हैं, बट क्या उतना वक्त है? आपको उतना पढ़ना है जितना सिलेबस में है। टॉपिक पर पीएचडी नहीं करनी है। ये चीज मैं नीट वाले बच्चों को भी बोलती हूँ कि टॉपिक के ऊपर पीएचडी नहीं करनी है, उतना करना है जितना आपसे पूछा जाता है। सेम इज एप्लीकेबल इन द बोर्ड्स, सो नो योर रिसोर्सेज वेल। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं कि किस बुक से पढ़ना है। देखो अब नवंबर आ चुका है, मिड ऑफ नवंबर चल रहा है, मतलब आप इसे ऑलमोस्ट दिसंबर समझो। दिसंबर में आकर अब अगर मैं बड़ी बड़ी रेफरेंसेस बुक्स उठाऊंगी, बड़े बड़े ऑथर की बुक्स उठाएंगे, आप जानते हैं उनके नाम है ना, वो बुक से आप चालू तो कर देंगे, मजा भी बहुत आएगा कि डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इतने से समय में सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा। 2-3 चैप्टर्स ही हो पाएंगे और हमें करने कितने हैं? बहुत चैप्टर्स हैं बच्चों, ह्यूज सिलेबस इज देयर, ह्यूज सिलेबस। तो आपको रिसोर्स वो चूज करना है जिसकी हेल्प से आप आने वाले समय में अपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर पाओ। और अब बायोलॉजी के बारे में मैं बता दूं, आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बुक अपने पास रखनी है, दैट इज योर एनसीईआरटी। बस एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर ना वो पूछते हैं ना आप आगे ज्यादा बताकर आएंगे। ठीक है, सो दिस शुड बी योर रिसोर्स इन केस ऑफ बायोलॉजी। अगर आपने एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, कुछ होते हैं अच्छे बच्चे है ना, हमारी क्लासेस में हमारे साथ नोट्स बनाते हैं, एनसीईआरटी को ही फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिखेंगे, वो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं बनाए कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी से ही पढ़े। और अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, फिजिक्स का रिसोर्स क्या रहेगा? फिजिक्स के लिए भी बड़ी रेफरेंस बुक इज नॉट द थिंग टू गो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अब दिसंबर आने वाला है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उसकी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को समझने में, तो आप एनसीईआरटी को बेस बनाकर आपने जहां से भी नोट्स बनाए, कुछ तो पढ़ा होगा, कहीं से तो करा होगा। नीट और बोर्ड्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, इनफैक्ट इसमें कम ही टॉपिक्स आते हैं। तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं बच्चों, जो भी आपने पास्ट में नोट्स बनाए हैं प्लस आपकी एनसीईआरटी, ये दोनों चीजें किस में काम करेंगी? फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में ओनली एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। तो यहां पर हमने दो चीजें डिसाइड कर ली कि पढ़ाई क्या करनी है, सिलेबस देखकर। अब सिलेबस देख लिया, रिसोर्स क्या होना चाहिए, कहां से पढ़ेंगे। वो बच्चे बहुत सुखी रहेंगे आने वाले 3 महीनों में जिन्होंने अपने पिछले 6 महीने में प्रॉपर नोट्स बनाए। बट मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ कि स्कूल नहीं थे, है ना, हम लोग घर में लॉक्ड थे, मेंटल स्टेट भी हमारी अच्छी नहीं थी, तो वैसी पढ़ाई नहीं हो पाई जैसी हमने उम्मीद की थी खुद से। कोई बात नहीं, वक्त गया नहीं है, वक्त अभी पड़ा है। अभी भी आप अगर इन चीजों को ध्यान से कर लेंगे, यू विल गेट वेरी डिसेंट मार्क्स। डिसेंट क्या, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं कि पढ़ाई के वक्त हमें सबसे मेजर दिक्कत क्या आती है। सबसे मेजर दिक्कत बच्चों क्या आती है? दैट इज हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। पढ़ने बैठे, एनसीईआरटी खोली और साथ ही में एक मैसेज आता है फोन से, है ना, फोन में मैसेज आ रहे हैं, someone has posted this। अब आपको लगता है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके पोस्ट को क्या कर दूं, लाइक कर दूं, है ना, या फिर चलो देख ही लूं। ये बच्चे अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं कि मैंने अगर लाइक नहीं किया तो वो एक्टर क्या बुरा मान जाएगा। ऐसा होता है कभी? क्या एक्टर्स आपके लाइक के लिए बैठे हैं? देखो, जो आप वहां पर एक्टर्स को देख रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, दे आर अर्निंग थ्रू दैट, इट इज देयर इनकम सोर्स, सो ऑब्वियसली दे विल पोस्ट मल्टीपल थिंग्स इन अ सिंगल डे। उनका काम है आपको बिजी रखना, लेकिन आपका काम ये नहीं है उनको लाइक करना। आपको क्या मिल रहा है उनसे? कुछ भी नहीं मिल रहा। यू आर जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, जो वक्त आपके पास ज्यादा बोर्ड्स में बचा नहीं है। तो अगली चीज आती है कि जब आप पढ़ने बैठे, अपने फोन को थोड़ा सा दूर करें, अपने फोन में नोटिफिकेशंस को क्या करें, साइलेंट करके रखें। और मैं तो बोलती हूँ जो अननेसेसरी चीजें आपके फोन में, देयर आर लॉट्स ऑफ एप्स, है ना, नाम मत बुलवाओ, देयर इज इंस्टाग्राम, देयर इज फेसबुक एंड अदर एप्स जो आपके बिल्कुल किसी काम की नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप अगर किसी एजुकेशनल चैनल को फॉलो नहीं करते, देन आपके लिए इट्स वेस्ट, उड़ा दो उसको बिल्कुल। नाउ इज अ टाइम टू रिमूव दैट। अगर बच्चे आप फेसबुक पे कुछ अच्छा एजुकेशन रिलेटेड नहीं करते हैं, यू शुड रिमूव दैट एज वेल। अब ये सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, ये सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। टॉपर कितने आते हैं? 1 या 2 ही टॉपर आते हैं। 100% मार्क्स किसके आते हैं? बहुत चुनिंदा बच्चों के आते हैं। और वो चुनिंदा क्यों है? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि भाई इनके साथ तो होता है टाइम वेस्ट, अगर मैंने इनको फोन में रखा
तो हो जाएगी गड़बड़, इनको निकालो और पूरा टाइम इस पे दो। अगर आप आज भी ये चीज नहीं समझ रहे हैं, दिसंबर आने पर भी ये चीज नहीं समझ रहे हैं, तो बच्चे हमें फिर उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। फिर आप एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे 99, मुझे 95, मुझे 90% चाहिए। फिर आप 70% से ही सफिशिएंट रहना चाहते हो तो रह सकते हो। बट येस, इफ यू हैव बिग ड्रीम्स then you should do big sacrifices as well। and पहला डिस्ट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया, जो हर बच्चे की लाइफ में बच्चा खुद एग्री करता है कि मैम मेरा फोन पे टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप एक पोस्ट देखने के लिए ओपन करते हैं, एक मैसेज देखने के लिए ओपन करते हैं, लेकिन फोन में वहां खुलती है हजारों चीजें। इसका स्टेटस भी देख लो, उसका पोस्ट भी देख लो, उसको भी लाइक कर दो, इसकी नई वीडियो आई है इसको भी देख लेना चाहिए। हमें दुनिया जहान की हमें नॉलेज है, लेकिन बच्चों में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म की नॉलेज नहीं आ पा रही है अब तक। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने टाइम दिया। जिस चीज को टाइम दोगे उसकी नॉलेज मिलेगी। तो ये है बच्चों आपका सबसे बड़ा दुश्मन। ये दुश्मन भी हो सकता है, ये दोस्त भी हो सकता है। दोस्त की तरह यूज करना आना चाहिए। तो अगर आप इसे दोस्त की तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बच्चे उन ऐप्स को मत रखिए। सबके पास वो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। मैं मानती हूँ बहुत बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं, ऐप्स होने के बावजूद नहीं टाइम देते हैं, लेकिन बहुत बच्चे से रहा ही नहीं जाता। अगर ऐप है तो वो देखेंगे ही देखेंगे। तो उन बच्चों को तो वो ऐप्स को, अननेसेसरी एप्लीकेशंस को बिल्कुल रिमूव कर देना है। ठीक है, एक डिस्ट्रैक्शन हुआ। दूसरा डिस्ट्रैक्शन है बच्चों आपका ये लैपटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप है, अब लैपटॉप पे आप बोलोगे कि मैम डिस्ट्रैक्शन कैसे, हम आपकी वीडियो इसी पे देखते हैं। लैपटॉप डिस्ट्रैक्शन है इफ यू आर वॉचिंग एनी अदर स्टफ except educational videos on this thing, except getting knowledge from this thing। आप जानते हैं रैंडम स्टफ मैम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए पॉजिटिव काम करनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है, ये दोनों क्या है, टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े प्रेजेंटर्स हैं, नमूने जिसको बोलते हैं वो हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी ने हम पर ओवर पावर करना शुरू कर दिया तो हम काहे के इंटेलिजेंट इंसान हुए। हमने इनको बनाया है। वी शुड नो हाउ टू मास्टर देम, दे शुड नॉट मेक अस स्लेव्स। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ह्यूमन बीइंग ने इन चीजों को बनाया है और हम ही इसके गुलाम बनते जा रहे हैं, इनके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर इन दो चीजों का आप पॉजिटिव यूज नहीं कर पा रहे हैं, अब तक आप अपने आप को पहचान चुके हैं, है ना। आप लोग खुद जानते हैं कि मेरे से कंट्रोल होता है या फिर नहीं होता है। नहीं होता है तो बच्चे एक अच्छे इंसान की तरह इनको निकालो, इन ऐप्स को निकालो और इस चीज का पॉजिटिव यूज करना सीखो। नहीं तो बाद में क्या रह जाता है, पछतावा। और पछतावा इज रिग्रेट किसी को पसंद नहीं होता। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कौन कौन से बच्चे आगे निकल गए हैं जिनसे उम्मीद ही नहीं थी, जो आपके मंथली टेस्ट में, सितंबर टेस्ट में, जुलाई टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन बोर्ड्स में अचानक से बच्चों आपसे आगे मार्क्स होते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आई वॉज हैविंग अ फ्रेंड, मैं आपसे एक पर्सनल चीज शेयर करती हूँ। आई वॉज हैविंग अ फ्रेंड who never used to get good marks in class 8th, class 9th, never। लेकिन जब 10th बोर्ड्स का टाइम आया, इवन 10th के जो सितंबर टेस्ट थे उसमें भी कभी मार्क्स नहीं आए। शी वॉज एवरेज लाइक 8th रैंक, 9th रैंक इन द स्कूल। बट व्हेन इट केम टू 10th बोर्ड्स में बच्चों, उसी बच्ची का रैंक आया था थर्ड इन होल स्कूल। वो बड़ी बात थी मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को इंपॉर्टेंस दी जो मैटर करती थी। आपके लिए इस टाइम पे क्या मैटर करता है, सिर्फ बोर्ड्स मैटर करते हैं और साथ में अगर आप नीट या IIT JEE जो भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उस चीज को इंपॉर्टेंस देके इन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो चाहे आप पास्ट में फर्स्ट आते रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड है कि मैं फर्स्ट क्लास से मैम फर्स्ट आता हूं अपनी क्लास में, वो रिकॉर्ड टूट भी सकता है। बिकॉज और लोग मेहनत कर रहे हैं। अपने कंपटीशन को रियलाइज करो बच्चों, कंपटीशन को रियलाइज करो। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में आपके बहुत प्यारे दोस्त, है ना। दोस्त हमें बहुत पसंद होते हैं, दोस्त अच्छे भी होते हैं, बिल्कुल मैम इस चीज को मानती हैं। लेकिन यही दोस्त जब आपकी पढ़ाई का टाइम लेकर खुद पर लगाते हैं तो ये बन जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस। आपके बन जाते हैं ग्रुप्स। 12th क्लास में आके सबका ग्रुप है एक, है ना। अब तो इस साल तो अच्छा हुआ कि आपको अपने ग्रुप के साथ ज़्यादा फिजिकल टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन फिजिकल नहीं मिला तो बच्चों ने बना लिए ऑनलाइन ग्रुप्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स। बच्चों जो चीज़ आपको बोर्ड्स में, जो चीज़ आपको आपके लक्ष्य में मदद नहीं कर रही है, वो चीज़ आपके लिए गलत है, वो चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। थोड़ा बहुत रेजुविनेशन के लिए, फ्रेश होने के लिए आप
अपने फ्रेंड से बात कीजिए, बट डोंट स्पेंड होल ऑफ द डे इन टॉकिंग टू देम रैंडम स्टफ। तो ये जो दोस्त है ना, ये जो स्कूल में हमारे दोस्त होते हैं, हमें लगता है कि ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, मेरा ये दोस्त है, ये हमेशा जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। बट मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, स्कूल के दोस्त सिर्फ स्कूल तक ही रहते हैं, बिल्कुल स्कूल तक ही रहते हैं। आप आगे जाएंगे, हो सकता है दोस्त मेहनत कर रहा हो आपको बिना बताए, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो काहे की दोस्ती रही, कोई दोस्त नहीं रहता है, ये रियलिटी है। एक्सेप्ट 1 or 2 persons देयर, यू वोंट फाइंड योर स्कूल फ्रेंड आफ्टर 10 years। मैं उसका एक उदाहरण हूं। यू वोंट फाइंड योर स्कूल फ्रेंड्स आफ्टर 10 years। आज से 10 साल बाद आप जहां भी होंगे, आपके नया नेटवर्क बनेगा, नए दोस्त बनेंगे, कॉलेज में जाएंगे, जितना अच्छा कॉलेज होगा उतने अच्छे दोस्त बनेंगे। तो आज अच्छे कॉलेज के लिए थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। तो अगर दोस्त आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई मदद नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, और ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये एक लिविंग बीइंग है जो एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। तो उन दोस्तों से थोड़ा लिमिट में बात करिए। आपका टाइम, अभी मैं आपके साथ टाइम टेबल शेयर करूंगी, उस पूरे टाइम टेबल में अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है, आप जस्ट रिलैक्स होने के लिए कर सकते हैं थोड़ी देर बाद, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो दूसरी चीज, सिलेबस जान लिया, रिसोर्सेज जान लिया, अब इन डिस्ट्रैक्शंस को भी अपने से दूर रखेंगे। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू पे अटेंशन इज काम करो। सिर्फ सोचने से, सिर्फ बुक्स इकट्ठी करने से, सिर्फ फोन को साइड पे रखने से बात तो नहीं बनेगी। अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है, अगर मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो आज मुझे उसके लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, आज मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे एक हॉकी प्लेयर बनना है, तो आज मुझे हॉकी खरीदनी पड़ेगी और फील्ड में जाना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए बॉडी को फिट रखना पड़ेगा। ये कुछ जरूरी चीजें हैं। सेम वे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड्स में मार्क्स आए, तो उसके लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ डे ड्रीमिंग से कुछ नहीं होगा कि बुक खोल के बैठे, एनसीईआरटी खुली है, फोन को नाम का हमने क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया है। फोन को साइलेंट करने के बाद, उसके बाद सोच रहे हैं, जस्ट थिंकिंग कि मेरी कॉलेज लाइफ कैसी होगी, कौन कौन से मुझे मित्र मिलेंगे। डे ड्रीमिंग बहुत फेवरेट जॉब है सबका। तो ये डे ड्रीमिंग से बाहर आइए, अपने एक एक मिनट की वैल्यू समझिए, और उस वैल्यू को समझते हुए काम करना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कितना पढ़ना है, कितना सोना है, अब ये आता है बड़ा क्वेश्चन कि मैम कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे सोएं। तो इस स्टेज पे आपकी नींद 7 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो योर स्लीप टाइम शुड नॉट बी मोर देन 7 hours एंड ऑल्सो इट शुड नॉट बी लेस देन 6 hours। 6 घंटे से कम सोएंगे, माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, कुछ लर्न नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाएगी। 16 घंटे बैठ के अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 5 घंटे सो के 20 घंटे पढ़ूंगा, दैट इज नॉट, अच्छा चलो वो तो 25 घंटे हो गए, 5 घंटे सो के मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, तो उस केस में बच्चों आपकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो। आप मल्टीपल आपको ज्यादा बारी उस सेम चीज को पढ़ना पड़ेगा और टाइम लगेगा आपको सीखने में। तो स्लीप आपकी कितनी होनी चाहिए अब, 7 घंटे, नॉट लेस देन 6 hours एंड नॉट मोर देन दिस। आपको 10 घंटे की ब्यूटी स्लीप की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्यूटी अभी इज नॉट द प्राइम थिंग। अभी द प्राइम थिंग इज योर बोर्ड एग्जामिनेशन, योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। अब बचे हुए घंटे में क्या करना है, चलिए पूरा दिन में आपको मैंने कुछ टाइम दे दिया। आई एम गिविंग यू अप्रोक्सीमेटली 5 hours फॉर एनी काइंड ऑफ मिसलेनियस स्टफ। क्या कर लोगे, फोन पे बात कर लेना, है ना, थोड़े से गाने सुन लेना, खाना पीना कर लेना, फ्रेश हो लेना। 5 घंटे बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हमें खाना खाने में। 3 मील्स हमने लेनी है, इन बिटवीन शॉर्ट मील्स, बात करेंगे पेरेंट्स से, वॉक पे जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने वक्त को अब इफेक्टिवली डिवाइड करना है। सो आई एम गिविंग यू 12 hours। कितने घंटों को डिवाइड करेंगे, 12 घंटों को डिवाइड करेंगे आप 4 पार्ट्स में, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अच्छा बताइए, अगर 12 घंटों को डिवाइड करेंगे 4 हिस्से में, तो कितने घंटे का एक हिस्सा बना, मैथ्स कर दो, थोड़ी सी मैथ्स तो आनी चाहिए, फिजिक्स में इतनी मैथ्स पढ़ते हैं। इफ यू विल डिवाइड 12 hours into 4 parts, how many hours one part is going to have? 3 4 12 होता है, 3 hours। तो मतलब एक पार्ट में आपके पास कितने घंटे पढ़ने के लिए बचे, 3 घंटे। चलो 3 मत पढ़ो, 3 में से 2 तो पढ़ सकते हो।
2 आउट ऑफ 3 तो पढ़ सकते हो। 1 घंटा आपने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो लिए, कई बारी सो भी लिए। जो बच्चे सच्ची में करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हैं, वो 3 के 3 भी पूरे कर सकते हैं बिल्कुल। तो अगर आप 2-2 घंटे भी काम करते हो, 2 + 2 4 + 2 6 एंड +2 8, कितने घंटे पढ़ाई कर ली बोर्ड्स के लिए? कितने घंटे पढ़ाई कर ली? 8 घंटे बहुत है। लेकिन एक कंडीशन है कि जो 8 घंटे हैं ये आप सच्ची वाली पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ बुक खोल के सामने बैठना, जबरदस्ती अपने आप को जगाना, वो पढ़ाई नहीं कहलाती है। रियल एफर्ट अगर आप 8 घंटे के लिए लगा रहे हैं, बहुत है बच्चों, बोर्ड्स के लिए बहुत है। ठीक है, तो अब सिर्फ सोचना नहीं है, स्ट्रैटेजीज नहीं सुननी है। मैंने आपको आज बेस्ट स्ट्रैटेजी बता देनी है। इसी स्ट्रैटेजी को लिख लो, पॉइंट्स लिख लो कि मैम जो बता रही हैं, और इसको फॉलो करते जाओ। फॉलो करते जाने के साथ साथ काम करना चालू कर दो। सिर्फ प्लान नहीं, एग्जीक्यूट भी करना है। वही सरकार अच्छी कहलाती है जिसमें जो वादे किए गए थे कैंपेन के वक्त, वो वादे पूरे होते हैं। तो आज जो आप अपने साथ वादा कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, यस मैम, पूरी एनर्जी है, जोश है, वो वादे पूरे भी करने हैं। तो ये जोश बरकरार कैसे रहेगा? अभी 2 दिन तो कर लेंगे सब बच्चे, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद चलो जी खत्म। ये जोश कैसे रहेगा? व्हेन यू विल कम बैक टू दिस वीडियो एंड वॉच अगेन। जब जोश आपका कम होए, तब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। ठीक है, हो गया सबका प्लान। कितने घंटे सोना है? 5 घंटे मिसलेनियस एंड 2-2 घंटे की आपने, वैसे तो 3 घंटे की शिफ्ट बनानी है, बट मैं जस्ट ऑन द सेफर साइड की मिनिमम 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, विच इक्वल्स टू 8 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग बच्चों, बोर्ड एग्जाम में सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट अ बिग टास्क। सिलेबस उसका ज़्यादा है भी नहीं। सिलेबस हर बच्चा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेता है, इतना स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम्स इज नॉट अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, इट इज़ अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज्ड योर सिलेबस। यस, ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है रिविजन का। बिना रिवीजन करे जाओगे, बोर्ड से 1 दिन पहले जो छुट्टियां मिलती हैं आपको 4-5 हर पेपर में, उन छुट्टियों में पढ़ के जाओगे, पास तो तब भी हो जाओगे, नंबर भी ठीक ठाक आ जाएंगे, बट हाँ वो जो 99-95 वाला मार्क है वो क्रॉस नहीं होगा। सो बोर्ड एग्जाम्स, इट इज ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज एंड मेक श्योर दैट यू हैव रिवाइज योर सिलेबस 5 to 6 टाइम्स। यस, जितना ज्यादा रिवीजन उतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और रिवीजन के वक्त ना एक चीज किया करो, वैसे तो रिवीजन आप जनवरी में प्री बोर्ड्स दोगे, उससे हो ही जाएंगी। अब रेगुलर में भी जो काम करते हो, मान लो आपने जो स्केड्यूल बनाया 2-2 आवर्स का, उसमें हर सब्जेक्ट इंक्लूड करो। हाँ जी, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना एक दिन में, मिनिमम 2 या फिर 3 सब्जेक्ट तो पढ़िए ही पढ़िए, तीनों पढ़िए थोड़े थोड़े करके। ठीक है, रात में सोने से पहले जो आज दिन में किया है उसको रिवाइज करके सो। अब रिवाइज करने के लिए मैम ये नहीं कह रही है कि पूरा पढ़ो, जितना याद है ये आज किया है, आज वाला कुछ तो याद होगा, उसका क्या करिए आप एक बना लीजिए फ्लैश कार्ड। क्या बना लीजिए? फ्लैश कार्ड। वो फ्लैश कार्ड में क्या करना है, जैसे मान लो आज आपने ऑप्टिक्स रिवाइज की, ऑप्टिक्स पढ़ी, ठीक है, रात में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, इमेज यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं तो इमेज यहाँ बन रही है, ये सारी चीजें एक ही पेज पे नोट करते गए, जो जो याद आ रहा है, कुछ चीटिंग नहीं करनी है, जो जो याद आ रहा है वो सब नोट करते गए। फिर जब आपको लगेगा अरे यार ये मिस हो रहा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा बुक में से देख लिया, फिर नोट करते गए। ट्राई टू कंप्लीट योर रिविजन ऑफ 1 डे इन 1 पेज ओनली। एक ही पेज में इसको खत्म करने की कोशिश करो। डुअल काम हो रहे हैं, एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। क्या 2 निशाने लगा रहे हैं? पहला ये निशाना लगाया कि रिवाइज हो गया, दूसरा ये निशाना लगाया कि ये बन गया आपका फ्लैश कार्ड। और फ्लैश कार्ड आप कब यूज करेंगे? वही जो 4-5 छुट्टी मिलती है ना बोर्ड से पहले, तब रिवाइज करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि इस पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट है वही मेजरली याद रहा होगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिस्टेड है। सेम वे जो भी आपने बायोलॉजी में पढ़ा, मान लो आपने बायोलॉजी में इकोलॉजी पढ़ी, क्या पढ़ी? इकोलॉजी पढ़ी, जो जो मेन नाम याद आ रहे हैं आपको वो यहाँ पर लिखते गए। और कितना टाइम लगेगा आपको रात में ये सब करने में? 40 मिनट से ज़्यादा तीनों सब्जेक्ट में नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, सारी डेरिवेशन करने नहीं बैठना है, क्वेश्चन करने नहीं बैठना है, बस जो आज किया है, जितना याद आ रहा है उसको लिखते जाइए। आपको
समझ नहीं आ रहा है, बट अनकॉन्शियसली थिंग्स रजिस्टर इन योर माइंड. द मोर यू राइट द मोर दे विल रजिस्टर एंड द मोर स्ट्रॉन्ग मेमोरी इट विल क्रिएट. तो जो जितना टाइम ज्यादा रिविजन करेगा उसकी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट होती जाएगी. सो मेक श्योर दैट यू हैव रिवाइज योर होल सिलेबस इन 5 to 6 टाइम्स. और ये पॉसिबल है, वक्त है बच्चों, अभी कुछ तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, है ना. नीट की भी कर रहे हैं, जेई की भी कर रहे हैं, तो सिलेबस इज एंटायरली तो नहीं, वहां कम ही सिलेबस है, तो आपके लिए ज्यादा टफ होने नहीं वाला है. ठीक है, रिविजन के बारे में बात कर ली. नेक्स्ट थिंग बच्चों इज योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप अपने पेपर को, अपने आंसर शीट को कैसे लिख के आते हैं. हम ना बड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपनी हैंड राइटिंग को कि मैम हमने तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के साथ तो थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग में ऊपर नीचे चल जाता है. बट मैं आपको बात बताऊं, आपके पास चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट हो, बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया, सब अच्छे हाई लेवल आंसर ढूंढ लिए, हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं होगी ना, तो बोर्ड्स में 4-5 नंबर तो हर पेपर में आप कम समझिए, चाहे कितना अच्छा कंटेंट हो. ऐसा क्यों हो रहा है? इसका साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जिस टीचर के पास पेपर जाते हैं ना, उसके पास अकेला आपका पेपर नहीं गया है, उसके पास एक प्रॉपर स्टैक जाता है, ये सारे पेपर चेक करने हैं. अब जिसकी हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल होगी, टीचर को मजा आ रहा है चेक करने में, टीचर इज बीइंग इन गुड मूड. ठीक है, तो थोड़ा सा लक फैक्टर भी है यहाँ पे आपका. मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू राइट लेजिबली, आपके वर्ड्स क्लियर शब्दों में समझ आने चाहिए. जो आंसर शीट पे, जो बच्चों, अरे कहाँ आ गए हम, यस, जो आंसर शीट में आपके लाइंस लगी हुई हैं, प्लीज आप इन लाइंस के ऊपर ही लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे. देखो नर्सरी वाली तो हैंड राइटिंग नहीं मैं आपको सिखाऊंगी, आपकी जो हैंड राइटिंग बननी थी वो बन चुकी है. बट हाँ, आप अपनी हैंड राइटिंग कई बार खुद भी बिगाड़ते हैं, शायद बहुत अच्छी हैंड राइटिंग वो बिगड़ जाती है. कैसे? जब हम रफ में काम कर रहे हैं तब हम सोचते हैं कि ये तो रफ कॉपी है, इसमें तो कैसे भी चलेगा, कौन सा मैम ने चेक करनी है. तो इतना रफ काम अगर आप गंदी हैंड राइटिंग में करेंगे, वो आपकी धीरे धीरे ओरिजिनल हैंड राइटिंग बनती जाती है. ठीक है, तो जब आप रफ कॉपी में भी काम करें तो प्लीज थोड़ा साफ लिखें. इन लाइंस का ध्यान दें कि लाइन के ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, वो गिर जाएगा अक्षर, तो गिरना नहीं है. इनके ऊपर काम करें, साफ साफ रफ कॉपी में लिखें और आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी. और हैंड राइटिंग सच्ची में मैटर करती है. बोर्ड्स में चाहे आपके 1-2 नंबर, 1-2 पॉइंट कम भी लिख दोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लो नहीं याद आ रहा, मिस कर दिया, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल है तो बच्चे मार्क्स आपके अच्छे पक्का है. ठीक है, एक तो हैंड राइटिंग पे ध्यान दो, थोड़ा सा इंप्रूव करो, अपनी हैंड राइटिंग को सुंदर बनाना है. किसी और के लिए हैंड राइटिंग कोर्स नहीं करना है हमने, किसी और की हैंड राइटिंग कॉपी नहीं करनी है. दूसरी चीज, द वे यू प्रेजेंट योर आंसर शीट, प्रेजेंटेशन बच्चों इट मैटर्स. कैसे अपने आंसर शीट में आंसर लिखने हैं, कुछ भी नहीं लिख के आ जाना है ना. फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 आपका आया 3 मार्क्स का, आपने उसके लिए 7 लाइनें लिख दी. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स लिख दी. अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जगह छोड़ दो बच्चों, कंजूसी नहीं करो. आंसर शीट में पन्ने बहुत है और लास्ट के तो कुछ पन्ने हम पहुंचते ही नहीं है वहां तक. तो प्लीज लीव सम गैप इन बिटवीन 2 आंसर्स सो दैट टीचर डज नॉट मिस योर आंसर. कई बार जल्दी में क्या होता है कि इतना नजदीक लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन मिस ही हो गया, उसके मार्क्स ही नहीं मिले. अब बाद में फिर आप रिवैल्यूएशन भरते फिरते हैं. ठीक है, तो आप थोड़ा सा गैप छोड़िए. गैप छोड़ने से एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी आती है, साफ नीट लगता है. तो हैंड राइटिंग अगर थोड़ी सी कम भी है हमारी, प्रॉपर गैपिंग के साथ आप इस चीज को कवर अप कर सकते हैं. और कुछ बच्चे तो मैंने देखे हैं कि वो प्रॉपर स्केल लेके जाएंगे, पेंसिल लेके जाएंगे और ऐसे लाइन खींचते हैं, है ना. एक क्वेश्चन हुआ, एक बड़ी सी लाइन, फिर सेकंड क्वेश्चन हुआ, एक लाइन. वो अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच जाए तो वेल एंड गुड, नहीं बच रहा है तो एटलीस्ट लीव 2 लाइन्स बिफोर स्टार्टिंग योर नेक्स्ट आंसर. ठीक है, पहला टिप ये था प्रेजेंटेशन में. दूसरा टिप है बच्चों कि ट्राई टू राइट योर आंसर इन पॉइंट्स. अपने आंसर को पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखें, क्योंकि टीचर को करने पड़ेगी मेहनत ढूंढने के लिए कि कहाँ है वो बुलेट पॉइंट, क्या पूछा है मैम ने, वो नाम ढूंढने के लिए. सोचो एग्जाम्पल आपसे पूछ रहे हैं और इतना बड़ा पैरा लिख दिया, एग्जाम्पल ही नहीं मिल रही. टीचर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तो आपके जो बुलेट पॉइंट्स है वो हाईलाइट होने चाहिए. तो वो कैसे हाईलाइट होंगे? पहली चीज पॉइंट्स में लिखो. दूसरी चीज बच्चों, अंडरलाइन की आदत डालो.
अंडरलाइन। जैसे एनसीईआरटी अंडरलाइन करने में बड़ा मजा आता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, रंग रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, वहां पर आप जो लिख रहे हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। अब सारा भी अंडरलाइन नहीं करना, सारा भी अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा है उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अंडरलाइन करोगे तो आपकी चीज हाईलाइट होगी और टीचर से आपका वो आंसर बिल्कुल भी मिस नहीं होगा, ठीक है। तो हैंडराइटिंग पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है हर बच्चे ने, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। जैसे हम नीट जेईई में करते हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना, कोई भी क्वेश्चन दोबारा आ जाता है, वैसा ही पैटर्न इसमें चलता है। प्रीवियस ईयर अगर आपके पास बुक नहीं है तो एक बुक खरीद लो जिसमें बोर्ड से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हों विद सोल्यूशन। नहीं, अगर आप बुक खरीद रहे हैं तो आपको ऑनलाइन भी सारे पेपर्स मिल जाएंगे। जैसे अगर सीबीएसई की बात करें तो सारे पेपर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, बट मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस बच्चों एटलीस्ट 5 to 6 years इन फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो 5 से 6 साल के तो प्रीवियस ईयर डेफिनेटली देखना ही देखना, ठीक है। सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपकी नजर से जाना चाहिए। वैसे तो मैं आपको एक टिप देती हूं, आप क्या करिए, चैप्टर वाइज बुक आती है जिसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। तो जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उस बुक को खोला, उसके प्रीवियस ईयर एक बार जस्ट नजर मार लिए, ठीक है। अगला चैप्टर देखा, उसके प्रीवियस ईयर भी साथ साथ में देखते गए। सो व्हाइल यू डू योर चैप्टर, just at the end of the chapter make sure that you do previous year question of that chapter। और कुछ क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन 2001 में भी आया था, ये क्वेश्चन 2016 में भी आया है। दिस टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट क्वेश्चन। और जो ऐसे बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ना, उनको तो लिख के प्रैक्टिस कर लो बेस्ट वे में, जो आप प्रेजेंट कर सकते हो, टेबल बना के, फ्लो चार्ट बना के, एंड बच्चों पॉइंट्स में लिख के, अंडरलाइन करके, उनकी तो प्रैक्टिस ही आपको कर लेनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम से कम 5-6 साल, देन बच्चे बायोलॉजी में अगर आप चाहे तो 2-3 साल इज सफिशिएंट, और केमिस्ट्री में भी उतने सफिशिएंट है। बट हाँ, आपके पास बुक ये वाली या फिर ऐसा मटेरियल प्रीवियस ईयर का जरूर होना चाहिए। और एक चीज और, हाँ, सीबीएसई को अगर आप बिलोंग करते हैं तो हर बोर्ड से पहले ना सीबीएसई कुछ सैंपल पेपर रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? सीबीएसई रिलीजेस सम सैंपल पेपर्स। तो इस पेपर को जरूर सॉल्व करना है आपने, क्योंकि पैटर्न आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। सैंपल पेपर में अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपके भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सैंपल पेपर में अगर इतने क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है तो आपका भी वैसा सेम पैटर्न आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर इस साल के तो सॉल्व करोगे ही करोगे, जो नए आएंगे, पुराने भी सैंपल पेपर जरूर देख के जाइएगा। जो मटेरियल वो बोर्ड खुद दे रहा है उसको तो नहीं इग्नोर करना है हमने, ठीक है बच्चों, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। अनदर थिंग जो सबसे बच्चों मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने ये चीज फॉलो नहीं की। यस, ऑल द पॉइंट्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन दिस थिंग। What thing? That you have to be super duper positive in your attitude। ये टाइम थोड़ा सा बच्चे खुद भी कंपेयर करते हैं, कई बार उनके पेरेंट्स भी कंपैरिजन करते हैं, है ना। उसके देखो, तुम्हारे भाई के देखो, बोर्ड्स में कितने आए थे, 92% आए थे, तुम्हारे अगर नहीं आए तो क्या होगा, तुम्हारे हाफ ईयरली में ही 60% आ रहे, कैसे करोगे तुम अपने भाई से compete। तो आपको वैसे किसी से compete नहीं करना है। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, आपको अपने आप का बेटर वर्जन बनना है, ठीक है। तो कंपैरिजन वाली चीजें अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, काम करते जाइए, आप खुद देखेंगे आपको फल मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया, ये एग्जाम आपकी लाइफ के सबसे इजी एग्जाम्स साबित होंगे। जस्ट थोड़ा इंतजार करो रिजल्ट आने का, लेकिन हाँ, जो मैंने स्टेप्स आज आपको बताए हैं उनको अच्छे से फॉलो करो। पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, आपके पॉइंट्स अलग हैं, आपके वीक एरियाज अलग हैं, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, उन लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल अलग है। सो यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीवन एंड यू शुड नेवर डू दैट, है ना। तो हमें हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि जो होगा अच्छा होगा। पता है, पॉजिटिविटी कई बारी
कोशिश करते फिर भी नहीं आ पाती, फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं कि मेरे बोर्ड्स अगर अच्छे नहीं हुए तो मेरी लाइफ तो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो मैं आपको ये एक बात बता दूं, बोर्ड्स आर नॉट द लास्ट एग्जाम्स ऑफ योर लाइफ एंड देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिग पीपल, बिलियनर्स, जिनके बोर्ड्स में बहुत कम नंबर आए थे। आप जानते हैं जो बच्चे, कुछ तो ऐसे बिलियनर्स हैं जो अपनी स्कूलिंग, अपनी कॉलेज पूरा नहीं कर पाए थे। तो एक एग्जाम आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी वैल्यू को, आपके पोटेंशियल को नहीं बता सकता। आई एग्री दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम, बट डोंट टेक दिस एज एंड ऑफ योर वर्ल्ड। आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, जिंदगी का जस्ट ये एक स्टेप है, आप एक स्टेप उठ के और आगे आ जाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतनी ही फिनिशिंग के साथ आप उस स्टेप में आगे बढ़ेंगे। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिविटी नहीं आ रही है तो फेक इट। यस, अगर खुद से नहीं आ पा रही है कोशिश करने के बाद भी, तो आप क्या करिए, फेक अ स्माइल, फेक इट बच्चों, बिल्कुल। और कहीं फेक नहीं चलेगा, है ना, और कहीं फेक नहीं चलेगा, बट ये एक ऐसा एवेन्यू है जिसमें फेक थोड़ा सा चल जाता है। सो यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक हंसना है, झूठ वाला, जब तक असली में हंसी ना आ जाए। और ये तो एक एक्सरसाइज है ना। सुबह आप पार्क में जाते हैं, जब पहले का टाइम था लोग एक्सरसाइज करते थे सुबह जाके, तब क्या था, लोग हा 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 हंसना शुरू कर देंगे। हंसी नहीं आ रही है, स्टिल दे आर लाफिंग, एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ओनली उनको एक्चुअल में हंसी आने लगती है एक दूसरे को देख के। तो यही चीज आपको यहाँ पे रखनी है, फेक इट बच्चों। पॉजिटिविटी आप खुद के साथ फेक करें और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपके नेचुरल उसमें आ जाएगी, नेचुरल इमोशंस में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सो पॉजिटिव रहिए, जो होगा अच्छा होगा। ये लास्ट एग्जाम नहीं है, दिस इज जस्ट वन स्टेप इन योर लाइफ एंड यू विल डू गुड। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप इसके लिए अवेयर हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना है। बस सिर्फ देखिए मत, पॉइंट्स को नोट करिए, पॉइंट्स को नोट करने के साथ साथ बच्चों ने फॉलो भी करिए। जब भी थोड़ा सा स्पार्क कम हो, दोबारा आइए, इस वीडियो को बुक मार्क कर लीजिए, दोबारा आइए, फिर से देखिए, दोबारा से शुरू करिए। जब भी आपको लगता है कि पीछे का टाइम तो मैंने वेस्ट कर दिया, तो आपकी फिजिक्स में है ना एक t इज इक्वल टू 0, लेट t इज इक्वल टू 0, तो टाइम को 0 लेके फिर से स्टार्ट करिए। एवरी डे कैन बिकम अ न्यू बिगिनिंग इफ यू विश सो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अब बच्चे याद रखेंगे और इस तरीके से अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास होनी चाहिए, अपने दिन को डिवाइड करिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड्स में कितने हद तक पूछा जाता है। बोर्ड्स में ज्यादा थ्योरी अगर नहीं है, टॉपिक ही नहीं है, तो उसकी थ्योरी क्यों कर रहे हो, उसको फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से करो, उसको फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से करो। और जो टॉपिक बोर्ड्स में भी है तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी आपको लिखनी आनी चाहिए। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन of your knowledge is highly important in this board exam। और इसी को एक्सप्रेस करना एक कला होती है। कला कुछ के अंदर इनबिल्ट होती है और कला सीखी भी जा सकती है। बिल्कुल, कला सीखी भी जा सकती है। तो अगर आप में इनबिल्ट वो चीज़ नहीं है, उस पर काम करिए, लिख लिख कर काम करिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा रिविजन, उतना ज़्यादा ब्रेन में वो चीज़ें होती जाएंगी स्ट्रॉन्ग, और वहाँ पर आपको पास टाइम बचेगा। लास्ट में ये नहीं होना चाहिए कि मैम मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। इतना बड़ा पेपर होता ही नहीं है। आप 2.25 घंटे में पेपर डन है जिसको आता है। लास्ट में आपके पास 45 मिनट्स बचने चाहिए फॉर द रिविजन एंड फॉर द questions that you have left over there, right बच्चों? चलिए, so this is the schedule of our special classes। special classes बच्चों अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे होती है। कहाँ पर होती है ये? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ये स्पेशल क्लासेस होती हैं। एंड दीज क्लासेस बच्चों, दीज क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये ऐप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाईली रेटेड ऐप है। इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लेना, और यहाँ जितने भी टीचर्स दिख रहे हैं ना, सबको फॉलो कर लेना। ये देखो, यू कैन फाइंड मी ऑल्सो, सो सर्च माई नेम ओवर देयर इन दैट ऐप सीप। ठीक है, आप मुझे फॉलो करिए, नोटिफाई मी पे क्लिक करिए, ताकि आपको मेरी हर स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। ठीक है, देन यूट्यूब पे भी हम डेली आते हैं, लाइव आते हैं। जैसे अब हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन हम 11th में चालू कर देंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा चल रहा है क्लास 12th में।
ठीक है, और साथ में आपके ट्रेंडिंग सेशंस, आपके ये मोटिवेटिंग सेशंस आपके आते रहते हैं। तो आपको हर टीचर का स्केड्यूल पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। बॉटनी में आप देख रहे हैं प्रतिका मैम, प्रदीप सर, देन फिजिक्स में आपके पास 2 टीचर्स हैं, महेंद्र सर, अनु सर। जोलॉजी का तो टेंशन ही नहीं है। केमिस्ट्री में भी यू हैव गॉट 2 टीचर्स। सो यू आर सॉर्टेड। अगर आप सोचें तो जो बच्चे YouTube से पढ़ना चाहते हो YouTube से भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी शो करनी है, रोज आना है, राइट। चलिए, टेलीग्राम पर हमारा एक ऐप है, ऐप नहीं चैनल है, अनअकैडमी नीट का चैनल है, उसे फॉलो कर लो। livedaily.me/chat पे जाएंगे, ब्राउजर में डालिए इस लिंक को, फॉलो अस ओवर देयर, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जब भी आपको PDF चाहिए हो तो आइदर यू कैन गो टू दिस लिंक, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन बच्चों गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द सेशन। आपको उस सेशन की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, लाइव क्लासेस होती हैं, अपने एजुकेटर, अपने टीचर के साथ बहुत इजीली इंटरैक्ट कर सकते हो, जो चीज शायद यूट्यूब में इतनी पॉसिबल नहीं है ना। यूट्यूब में इट्स काइंड ऑफ वन वे ट्रैफिक है ना, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप पूछना भी चाहो तो इतने लोग हैं कि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती है, या फिर आप आए कुछ समझने होते हो और डिस्ट्रैक्ट होकर दोस्तों के साथ लग जाते हो, तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है तो सब्सक्रिप्शन द प्लस इज वन फॉर यू। ठीक है, लाइव पोल्स होते हैं जिससे आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया रहता है, कंपटीशन के बारे में भी आइडिया रहता है। लीडर बोर्ड है बच्चों प्रॉपर, और उस लीडर बोर्ड में आपको पता रहता है कि मैं कितना पीछे चल रहा हूँ और लोग मेरे से कितने आगे चल रहे हैं। या मैं कल इसी चैप्टर में मेरा 10th रैंक आया था, आज मेरा उसी चैप्टर में 12th आ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी तैयारी कम होती जा रही है, तो आपको अपने बारे में आइडिया रहता है। देन देयर इज टेस्ट सीरीज, टेस्ट देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यूनिट खत्म होता है यूनिट के बाद होता है टेस्ट, जैसे चैप्टर खत्म होता है चैप्टर के बाद होता है टेस्ट, जैसे वीक खत्म होता है वीक के बाद होती है वीकली क्विजेस, और जैसे दिन खत्म होता है दिन के बाद मिलती है डेली TPPs। तो क्वेश्चंस की भरमार है, ताकि आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। अनदर थिंग इज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। अनअकैडमी बिलीव्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑनलाइन में है कि बच्चे के पास कोई बैगेज ना रहे। बैगेज किसका? डाउट्स का। डाउट्स आएंगे, बिल्कुल, जो बच्चा पढ़ता है उसके डाउट्स आएंगे। वो डाउट्स कैसे क्लियर होते हैं? बाय प्रॉपर सेशंस, जिसमें आपके डाउट से सिर्फ आप नहीं पूरी क्लास सीखती है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, आप देख रहे हैं समवन हैज पोस्टेड दिस डाउट, वो पूरी क्लास को दिखेगा। जब ये डाउट सॉल्व होगा तो वो भी पूरी क्लास को दिखेगा। तो आपका डाउट से पूरी क्लास सीखेगी, दूसरों के डाउट से आपको भी बेनिफिट होगा। और हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट, हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन। तो इससे बच्चों उन 3 क्लासेस में जो भी आपके डाउट्स आए हैं वो चीजें साथ साथ ठीक होती जाएंगी। एंड वहां पर बच्चों आपको मिलेंगे प्रॉपर बैचेस। यस, यू विल फाइंड प्रॉपर बैचेस ओवर देयर। आप देख रहे हैं हमारी टीम का, मैम का क्लास 11th का बैच भी चल रहा है, क्लास 12th का बैच भी चल रहा है। ठीक है, और आपकी मर्जी होती है आप जिस बैच में पढ़ना चाहें। हाँ जी, पूरी फ्रीडम है, आप इसमें पढ़ना चाहे इसमें पढ़िए, इसमें पढ़ना चाहे इसमें पढ़िए, इसमें एनी बैच ऑफ योर चॉइस। सिंगल सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस। 12th वाले बच्चे 11th के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। आपका मन करे 11th का कोई एक टॉपिक, मान लो न्यूरल थोड़ा वीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, जिस बैच में वो चल रहा है वहां पढ़ लो। 12th वाले बच्चों ड्रॉपर्स में भी, क्योंकि सबका अपना अपना स्पीड होता है। अगर आपको फास्ट स्पीड में करने हैं आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिटेल में करनी है तो आप 11th वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल बैचेस में पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि सिर्फ यहीं पर पॉसिबल है। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में जाना है, प्लस में जाकर नीट यूजी एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। द कोर्स फॉर यू इज गोइंग टू बी दीज वन। क्या बात है, कौन से कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे? कौन से कोर्स बच्चों आपके लिए बेस्ट रहेंगे? 6 मंथ से लेकर 2 ईयर वाले। वैसे तो मैं बोलूंगी लॉन्ग टर्म कोर्सेज से अच्छा कुछ नहीं है, जिसमें आप सारे फीचर्स को अवेल कर पाए, पढ़ाई भी कर लें, पढ़ाई के साथ साथ डाउट्स भी सॉल्व कर लें, टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर लें। 4 सब्जेक्ट हैं, 2 साल का सिलेबस है, 1 महीने या 3 महीने में नहीं होगा। 11th वाले बच्चों को लेना चाहिए 2 ईयर कोर्स, और जो बच्चे 12th में हैं या ड्रॉपर्स हैं दे शुड गो फॉर 1 ईयर कोर्स। ठीक है, 6 मंथ भी आप ले सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर इट, राइट। और जब भी आप कोर्स लेंगे आप देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं वही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इन्हीं का पर मंथ कॉस्ट कम है, सबसे और कम हो जाएगा इफ़ यू विल यूज दिस कोड CPLY।
ठीक है, जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा, जिससे बच्चे आपको बेनिफिट होगा 10% ऑफ ऑन दी टोटल अमाउंट, ठीक है, 10% ऑफ ऑन दी टोटल अमाउंट। और इससे बच्चों आप हमारे एफर्ट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वन मोर सब्सक्रिप्शन वी हैव, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक पे क्या है, आइकॉनिक में बच्चे अब जो इंटरैक्शन है वो 1 to 40 नहीं है, वो 1 to 1 है। आपको मिलेगा एक पर्सनलाइज्ड कोच। यस, यू आर गोइंग टू गेट अ पर्सनल मेंटोर, अ पर्सनल कोच विद यू हु विल मेक अ स्ट्रैटेजी विच विल सूट यू। अब आप किसी ड्रॉपर की, आप किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करेंगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। तो ये कोच आपके लिए आपका टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, आपके लिए प्लानर बनाएंगे, गाइड करेंगे, पूरे टाइम आपको गाइड करेंगे। अगर आप 2 साल का लेते हैं, 1 साल का लेते हैं, जितने भी टाइम का लेते हैं, दिस कोच विल बी विद यू ऑल द टाइम एंड मैम इज अवेलेबल टू गाइड यू ओवर देयर एज वेल, है ना। आप ये कोड यूज करिए सीप लाइफ, जिससे फिर से आपको क्या ऑफ मिलेगा, 10% ऑफ, ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट दिस मच, ठीक है, राइट। फ्लैट ऑफ मिलता है आपको 10% विद दिस कोड। चलिए, सो आप देख रहे हैं कि पर्सनलाइज कोच में क्या क्या बेनिफिट्स है। प्रॉपर स्टडी प्लानर, टेस्ट का एनालिसिस, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं ये, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी क्या गलती रही है, क्या मैं टाइम मैनेजमेंट में वीक हूँ, क्या मैं OMR फिलिंग में वीक हूँ, या फिर मैंने पढ़ाई ही कम की थी। ये सब चीज़ें देखना हाईली इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए वो लोग करेंगे जो ऑलरेडी उस पार्ट से निकल कर आ रहे हैं, हु आर वेल एक्सपीरियंस्ड कि बच्चे क्या गलती कर सकते हैं और उस गलती को कैसे सुधारना है। प्रॉपर नीट यूजी वर्कशॉप्स होंगी आपके लिए एंड पूरी गाइडलाइंस। आपका मन करे पूछना है कि कब सोना है, कितनी देर सोना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, इकोलॉजी के लिए, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी सॉल्व्ड बाय दिस पर्सनलाइज्ड कोच, ठीक है। आज का सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर तो करना ही करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, एंड ट्राई टू फॉलो दी स्टेप्स जो मैंने आपके सामने लिए हैं। दीज आर आवर अदर चैनल्स ऑन अनअकैडमी, डू फॉलो देम एज वेल। आप हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो हमें नॉलेज पे बार नहीं लगाना चाहिए, हर जगह से जहां से भी मिले नॉलेज उसको गेन करना चाहिए। नाउ आई विल सी यू बच्चे इन माई नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर ऑफ क्लास 11th, लास्ट चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी, दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तब तक के लिए बच्चों एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।